कोरोना पर सबसे डराने वाली खबर आपके लिए हम लेकर आए हैं। सुबह सुबह का वक्त है, जाहिर तौर पर खबर आप ये सुनना नहीं चाहे होंगे, लेकिन ये खबर आपको आगाह करने के लिए है। अगर आपको कोरोना हुआ और आप ठीक हो गए तो अच्छा है, लेकिन आपको राहत की सांस अभी ठीक से नहीं आप ले सकते। पोस्ट कोरोना साइड इफेक्ट भी हैं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो अपनी आंखों से आपको खुद देखनी चाहिए, इसलिए संभल जाइए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी। कोरोना पर सबसे डराने वाली खबर। कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन फेफड़े खराब हो जाएंगे। कोरोना को हरा देंगे, लेकिन किडनी को नहीं बचा पाएंगे। खबर डराने वाली है, लेकिन आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। देश में कोरोना के कुल केस 98,84,100 हैं, जबकि 1,43,355 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। किलर कोरोना रोजाना लोगों की जान ले रहा है। ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है, जो कि चिंता बढ़ाने वाली है। ये है सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर ENT सर्जन डॉक्टर मनीष मुंजाल। डॉक्टर मुंजाल ने जो हमको बताया, उसके बाद आपको संभलना और डरना दोनों जरूरी है। कोरोना वायरस शरीर में जाकर इम्यूनिटी पर गहरा असर डालता है और इस वजह से राइनोसेरेब्रल म्यूकस माइकोसिस नाम की बीमारी हो रही है। इस बीमारी को आम भाषा में फंगल इन्फेक्शन कहा जा सकता है। ये खतरनाक फंगल इन्फेक्शन जो नाक के जरिए शरीर में घुसता है और आंख और ब्रेन पर असर डालता है, जिससे आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। साथ ही नाक और जबड़े की हड्डी भी गलकर खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही लीथल यानी डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है, जो नाक के जरिए अपनी जगह घुसा के पहले नाक की जो अंदर की चमड़ी है उस पर बैठता है और वहाँ से होता हुआ ये नाक को टिश्यूज को खराब करता हुआ आँख की तरफ और फिर वहाँ से ब्रेन की तरफ जा सकता है। और ये सब कुछ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही कम समय में होता है, लगभग 3 से 5 दिन के अंदर अंदर अगर इस चीज़ को देखा ना जाए, इसका इलाज ना शुरू कर जाए, तो ये चीज़ पूरी तरह से डैमेजिंग हो सकती है और ब्रेन में जाने से इंसान की मृत्यु भी लगभग निश्चित होती है। तो इसको इन्वेजिव राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। डॉक्टर मनीष मुंजाल ने क्या कहा वो सुनिए, जो कि इसके खतरनाक होने के बारे में विस्तार से बता रही हैं। डिस्चार्ज के बाद ही ये चीज़ इसके लक्षण आने शुरू होते हैं ज़्यादातर में। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप घर पहुंचे हैं और आपको एक तरफा जुकाम फिर से होना शुरू हो जाता है या छूटा नहीं है जुकाम एक तरफ का, और उसके अंदर आपको साथ साथ कुछ गीले, जैसे एक छींकों वाला जुकाम है, उसकी बजाय आपका सूखने वाला जुकाम शुरू हो गया है, आपके जो गाल हैं वो थोड़े सुन्न पड़ने शुरू हो गए हैं। ये पोस्ट कोविड वायरस इतना खतरनाक है कि इससे आपकी जान भी जा सकती है। वायरस बहुत कम समय में शरीर पर असर डाल देता है। इस बीमारी के फैलने में सिर्फ 3 से 5 दिन का ही समय लगता है। लेकिन अगर आपको मधुमेह है, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर आपका कभी ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, ये सब चीज़ें अपने डॉक्टर से अच्छी तरह डिस्कस करें, क्योंकि अगर इन दोनों का मिश्रण हो जाए और आपकी शरीर की इम्यूनिटी 2 और 2 4 नहीं 2 और 2 5 हो जाएंगे, डाउन चली जाएगी, तो ऐसी बीमारियां अंदर आने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। तो सेप्सिस, म्यूकोरमाइकोसिस, ये सब स्थितियां हम देख रहे हैं। निमोनिया, वो भी इन्फेक्शन के बाद ही हम सब चीज़ें देख रहे हैं। और इस बीमारी का वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में इस वक्त 4 से 5 मरीज हैं, जबकि कुछ मरीजों की तो जान भी जा चुकी है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में अब नई तरह का फंगल इन्फेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस फंगल इन्फेक्शन को गहराई से देखें तो पहले ये देश में सिर्फ 10 से 12 लोगों में देखा जाता था, तो वहीं अब 20 गुना ज्यादा इसका आंकड़ा बढ़ गया है। अगर आप कोरोना से ठीक हो गए हैं तो उसके बाद अगर आपको कोई सिम्टम्स लगते हैं तो अपनी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वैसे पोस्ट कोविड वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कहा है वो इसी तरफ इशारा करता है। भारत और ब्रिटेन में जिस तरह पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद संभलना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि कोरोना तो डराता ही है। अब ठीक होने के बाद होने वाला असर और भी ज्यादा भयानक और डरावना हो गया है। We've seen many variants, as we've always said here. This virus evolves and changes over time, and we've seen different variants emerge. The question is, what is their significance in public health terms? And certainly looking at this particular variant seems to have become more prevalent in the UK. We'll obviously need to work with our international lab network to see if that variant is becoming more prevalent on an international basis. तो ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद आपको डराने का नहीं था, बल्कि सावधान करने का था, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। कोरोना की वैक्सीन के लिए भारत कितना तैयार है, बात इसकी। 130 करोड़ के देश में जब वैक्सीन आएगी तो जाहिर है एक ही दिन में सबको टीका नहीं लगेगा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे कर आगे बढ़ेगी। ऐसे में वैक्सीन लगाने के नियम कायदे तय होना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए नियम बना दिए हैं और निर्देश जारी कर दिया है। आपको दिखाते हैं इन निर्देशों की पूरी एबीसीडी। कब कहां कैसे लगेगी कोरोना वैक्सीन, किस कंपनी की वैक्सीन लगेगी, किसको किसको लगेगी वैक्सीन, वैक्सीन लगवाने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर एक शख्स जानना चाहता है। और इन्हीं सवालों का जवाब बताने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। वैक्सीन लगाने के लिए भारत सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। वैक्सीन का पहला चरण कैसा होगा? पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एक दिन में एक सेशन होगा। एक सेंटर में एक दिन में करीब 100 से 200 लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगने के बाद 30 मिनट तक इंतजार करना होगा। अब सवाल ये है कि क्या कोई भी कोविड सेंटर जाकर टीका लगवा सकता है? तो जवाब है नहीं। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी जो किसी बीमारी से ग्रसित है। टीकाकरण में 5 लोगों की टीम होगी जिन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर एंट्री गेट पर होगा जो डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही सेंटर में एंट्री देगा। दूसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर सीओ विन से डेटा मिलाएगा। तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर डॉक्टर होगा जो वैक्सीन लगाएगा, जबकि चौथे और 5वें वैक्सीनेटर ऑफिसर टीका लगने के बाद 30 मिनट मरीज को देखेंगे और भीड़ को नियंत्रित करने का काम संभालेंगे। यह जो वैक्सीन होगा और सस्ता मतलब जो कम कीमत पर तैयार हुआ वैक्सीन है, तो ये लोगों को उपलब्ध हो, इसकी तैयारी बड़े जोर शोर से केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके वैक्सीन को सबसे पहले कोविड वेरिएंट्स जो है उनको बांटने का केंद्र सरकार ने तय किया है। और जो से इलेक्शन का पोल होता है, पोलिंग बूथ, वैसे बूथ की रचना हो रही है पूरे देश भर में और राज्य सरकार हर जिला स्तर पर भी उसकी तैयारी कर रही है। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि आपको टीका कब लगेगा? वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ सीओ विन ऐप पर ही होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को टीका नहीं लगाया जाएगा। ऑनलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जैसी कोई व्यवस्था इस अभियान में नहीं होगी। इस ऐप में पहले से ही केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन अपने कर्मचारियों का डेटा अपलोड कर देगा, जिसके बाद ऐप में जाकर कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति जिन्हें कोई और बीमारी है वो खुद भी अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर व्यक्ति खुद जानकारी अपलोड कर रहा है तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे? तो गाइडलाइन में इस बारे में भी विस्तार से बताया गया है, जिससे कोई कंफ्यूजन न रहे। 15 दस्तावेजों की एक लिस्ट है, उसमें से कोई सा भी एक दस्तावेज दिखाना होगा। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। वैक्सीनेशन के दौरान दूरी और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा।
राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। राज्य से लेकर जिला स्तर तक बनाई गई कमेटियों की बैठकें भी हो चुकी हैं। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि एक जिले में एक ही कंपनी की वैक्सीन लगाई जाए, जिससे एक ही जिले में वैक्सीन की मिक्सिंग न हो। वैक्सीनेशन के बाद सिरिंज और बाकी वेस्ट सामानों को कैसे नष्ट करना है, इस बारे में भी बताया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द सरकार इसकी तारीख का ऐलान भी कर सकती है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, सरकार की तरफ से बीमारी के खात्मे का ऐलान नहीं कर दिया जाता, तब तक मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना ने काफी जिंदगी छीन ली है, अब और नहीं।